ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 19 एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए लिया हूं। द क्वेश्चन इज सिंपल बट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो समझो। हम लोग जो स्प्रिंग्स को लेकर नॉर्मली बात करते हैं दैट इज कॉल्ड अ लीनियर स्प्रिंग। व्हाट इज मीन्ड बाय लीनियर स्प्रिंग? जैसे ही हम लोग कोई स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो हमारा ये हेलिक्स है, वो हेलिक्स के जो टर्न्स है वो पहले जो डिस्टेंस में था और अब जो डिस्टेंस में है, उस डिस्टेंस में डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंस होगा। लीनियर स्प्रिंग का मतलब ये होता है, जो मैं कोई भी दो टर्न लूं, चाहे फर्स्ट और सेकेंड टर्न लूं या लास्ट और सेकेंड लास्ट टर्न लूं, दोनों के बीच में जो गैप बनेगा वो गैप हमारा हमेशा इक्वल बनेगा। तो जो स्प्रिंग्स हमारा ये रूल को फॉलो करता है एंड साथ में हुक्स लॉ को ओबे करता है, उन सब को हम बोलते हैं हमारा यूनिफॉर्म लीनियर स्प्रिंग। तो लीनियर स्प्रिंग को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन का हेल्प लिया हूं। मेरे पास एक स्मूथ सरफेस पे एक लीनियर स्प्रिंग पड़ा हुआ है और लीनियर स्प्रिंग का जो हमारा नेचुरल लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर। मैंने अब एक एंड से 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो मैंने देखा अब जो जहां पर मेरे पहले 8th टर्न था, अब वहां पर मेरा 6th टर्न है। यानी फोर्स लगाने के पहले जहां पर मेरा 8th टर्न था, फोर्स लगाने के बाद वहां पर मेरा 6th टर्न अगर आ चुका है, तो सवाल यहां पर यह है जो मेरा फोर्स कांस्टेंट जो होगा वो फोर्स कांस्टेंट यानी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है। ओके, अच्छा एक बात समझो, ये फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, मैं यहां तक को कंसीडर करता हूं। बिफोर एनी फोर्स वॉज अप्लाइड, मान लो इन दोनों के बीच का जो गैप था दैट वॉज L0। तो ये जो डिस्टेंस मेरा बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 8L0। ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 8L0। ये तब का सिनेरियो है जहां पर फोर्स हमारा 0 है। और जब मैंने फोर्स को अप्लाई किया, और फोर्स को अप्लाई करने के कारण अब जो गैप है 3rd, 4th, 5th, पूरा हुआ नहीं, एक सेकेंड, फिर से लेट्स ट्राई। फर्स्ट, सेकेंड, 3rd, 4th, 5th, 6th। तो जहां पर मेरा 8th टर्न था वहां पर अब मेरा 6th टर्न आ गया है। तो यहां पर कोई भी दो गैप में मान लो है दैट इज इक्वल्स टू L1, और ये तब जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 60 न्यूटन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा 6L1 होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 8L0। तो L1 जो आएगा दैट विल बी सिंपली 4L0 बाई 3। यानी अब जो है कोई भी दो नया इसके बीच में गैप बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4L0 बाई 3। तो ध्यान देना, ये जो गैप का इंक्रीमेंट है ये हर किसी के लिए ट्रू है, हर एक टर्न के लिए ट्रू है, क्योंकि ये लीनियर स्प्रिंग है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, L0 का लेंथ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कन्वर्ट हो रहा है 4L0 बाई 3 में। तो इलोंगेशन is equals to L0 by 3 in length L0। और लीनियर स्प्रिंग में है तो ये रेशियो हर जगह पर बरकरार रहेगी। तो पर
यूनिट लेंथ जो हमारी इलोंगेशन आएगी, दैट इलोंगेशन विल बी इक्वल्स टू 1/3। पर यूनिट लेंथ जो हमारी इलोंगेशन आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3। तो ऑब्वियस सी बात है, इलोंगेशन इन 30 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर के लेंथ पे जो हमारी इलोंगेशन होने वाली है वो हमारी 10 सेंटीमीटर होने वाली है। एंड नाउ द लीनियर स्प्रिंग ऑल्सो ओबेज द हुक्स लॉ। तो x जो है दैट इज 0.1 मीटर, f जो है दैट इज 60 न्यूटन। तो जो मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट होगी k, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 600 न्यूटन पर मीटर। इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द लीनियर स्प्रिंग। तो लीनियर स्प्रिंग क्या है, मेरे ख्याल से वो समझ में आ चुका है। तो वो कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पे इसलिए अलग से डिस्कस कर दिया। ओके दोस्तों, यहां पर क्या है, यहां पर 3 इलास्टिक कॉर्ड के सेगमेंट तुम लोग देख सकते हो, और यहां पर जो है, यहां पर एक मास m जो है वो हमारा लटकाया हुआ है, g हमारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर एक्सटेंशन जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा स्मॉल है विथ रेस्पेक्ट टू द इलोंगेशन, ठीक है, अगर विथ रेस्पेक्ट टू द लेंथ, देन हमें बीच वाले पे कितना टेंसाइल फोर्स पैदा हो रहा है, वो टेंसाइल फोर्स का वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। सबसे पहले वी हैव टू रियलाइज, जो बीच वाले का लेंथ को अगर मैं L बोलता हूं तो इन दोनों का जो लेंथ आएगा दैट विल बी L sec थीटा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो तो मैं सेम मान नहीं सकता हूं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमारा लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो यहां पर मेरा सिस्टम आएगा, यहां पर जो हमारे पास सिस्टम आएगा, लेंथ जिसका ज्यादा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम। तो इन दोनों का अगर मैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर मैं k मान लेता हूं, इसका लेंथ है L, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा KL/L sec थीटा, KL/L sec थीटा, यानी यहां पर आ जाएगा k cos थीटा और यहां पर भी आ जाएगा k cos थीटा। ठीक है, राइट। नाउ अब मान लो यहां पर हमारा इस वाले का, बीच वाले का जो इलोंगेशन होगा दैट इज x, और इन दोनों का जो इलोंगेशन होगा बाई सिमेट्री होगा x1 x1। ठीक है, इन दोनों का जो हमारा एक्सटेंशन होगा ड्यू टू mg दैट विल बी इक्वल्स टू x1 x1। सबसे पहले हमें x और x1 पे जो रिलेशन है वो तो हमें बनानी पड़ेगी, राइट। हमें जो दोनों में रिलेशन है वो तो हमें बनानी पड़ेगी। ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, राइट नाउ मेरे पास ये सिचुएशन था, और अब जो है वो यहां पर ये वाला एंड जो है मेरा x से नीचे आता है, तो ये वाला मेरा x1 से इलोंगेट होने वाली है। ये वाला पॉइंट अगर मेरा x से नीचे आता है तो ये वाला चीज मेरा x1 से इलोंगेट होने वाली है, राइट। अच्छा, x इज वेरी वेरी स्मॉल, उस चीज को हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। अच्छा, ये वाला लेंथ जो है वो हमारा L है। मैं पूरा एक बार डिराइव कर दे रहा हूं क्योंकि बात के लिए हमें बहुत आसान हो जाए, उसका मैं एक जनरल तरीका ही बता दूंगा। ये हमारा L है, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, ठीक है, ये वाला हमारा थीटा है। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू L tan थीटा। ये हमारे पास जो आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू L tan थीटा। और अब ये वाला जो लेंथ हो जाएगा टोटल दैट विल बी L प्लस x। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो L sec थीटा प्लस x1 का होल स्क्वायर।
कैन बी रिटन एज L tan थीटा का स्क्वायर प्लस L प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, और ये अगर मैं लिख सकता हूं तो साफ साफ ध्यान दो, मैं यहां पर लिख दूंगा L स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2x1 L सेक थीटा, ठीक है। 2x1 L सेक थीटा, x1 स्क्वायर जाए भाड़ में, और यहां पर भी अगर मैं ध्यान दूं L स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दैट विल कम आउट टू बी L स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2LX। आई एम जस्ट नेग्लेक्टिंग x स्क्वायर ऑल्सो, क्योंकि x बहुत ज्यादा स्मॉल है तो वो क्वाड्रेटिक टर्म को तो हम नेग्लेक्ट करेंगे। सो दिस वन इज गॉन, 2 इज गॉन, तो मेरे पास ये आ जाएगा x1 sec theta will be equals to x, तो x1 will be equals to x cos theta। यानी सिंपली ध्यान दो, आगे से इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये x जो है ये वाला एंगल थीटा है, तो x का जो ये वाला डायरेक्शन के अलाउंग कंपोनेंट है, द कंपोनेंट ऑफ x इज गोइंग टू बी द इलोंगेशन इन द नेक्स्ट स्प्रिंग। तो इन दोनों में जो इलोंगेशन आएगा वो आएगा हमारा कितना, x cos थीटा। इसको मैं लिख दे रहा हूं, तो इसका जो इलोंगेशन आ रहा है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ x along टू स्प्रिंग्स, ठीक है। इलास्टिक कॉर्ड एक एक्सटेंशन में तो स्प्रिंग की तरह ही बिहेव करेगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो ध्यान देना, यहां पर अगर मैं फोर्सेस ड्रॉ करूं इस पार्टिकल के ऊपर, यहां पे मेरे पास लग जाएगा kx, यहां पर मेरे पास जो फोर्स लगेगा दैट विल बी एट एन एंगल ऑफ थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू k cos थीटा इंटू x1, और x1 जो है वो है x cos थीटा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू kx cos स्क्वायर थीटा, एंड ऑब्वियसली बाय सिमेट्री यहां पर भी उतना ही फोर्स लगने वाली है एट एन एंगल ऑफ थीटा। हॉरिजॉन्टल तो साफ साफ हमारा बैलेंस हो रहा है, तो मैं अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं kx प्लस 2kx cos स्क्वायर थीटा into cos theta, that must be equals to mg, right? तो मेरे पास जो kx की वैल्यू आ जाएगी, that kx will be simply equals to mg divided by 1 plus 2 cos cube theta। kx जो आ जाएगा that will be simply equals to mg by 1 plus 2 cos cube theta। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है यहां पर, मेरे पास एक इलास्टिक कॉर्ड है जिसका नेचुरल लेंथ जो है वो है 100 सेंटीमीटर। तो मैंने लेफ्ट यहां पर जो इलास्टिक कॉर्ड है वो 2 नेल के बीच में लगाया हुआ है। अब उस इलास्टिक कॉर्ड में यहां पर कहीं पे कोई x डिस्टेंस पे मैंने एक बीड लगा दिया या फिर एक मास लगा दिया, ठीक है। एंड वो मास को लगाने पर वो इलास्टिक कॉर्ड जो है वो लटकते हैं, और फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो मैंने यहां पर ब्लू से करके दिखा रखा हूं। तो सवाल यहां पर ये है, जो हमारा जो x है उस x का वैल्यू कितनी होने वाली है, ठीक है। ओके, तो किस तरीके से हम गेम पे प्रोसीड करेंगे दोस्तों। ये अगर x है तो ये हमारा है 100 माइनस x, ये तो ऑब्वियस है। मैंने लेफ्ट वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट को k मान लिया, राइट वाले को k डैश मान लिया, जो मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है 2 अलग अलग स्प्रिंग्स का। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा k डैश इंटू 100 माइनस x होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू kx, यानी k डैश की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू kx बाई 100।
सॉरी के एक्स बाई 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास के डैश की वैल्यू आ गई है। मैंने अब नाम दे देता हूं, चलो ये वाला एन को मैं ए बोल देता हूं, ये वाले एन को बी बोल देता हूं, ये वाला एन को सी बोल देता हूं। ठीक है, अच्छा ये अगर मेरा 100 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा AC आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 100 cos 37 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल तो 90 है। ये एक फायदेमंद चीज है हमारे लिए। डायरेक्टली ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण AC जो होगा दैट विल बी 100 cos 37, तो इसको मैं बोल सकता हूं 80 सेंटीमीटर। और जो मेरा CB होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 100 cos 53, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वाला लेफ्ट वाला स्प्रिंग मेरा यहां पर है, राइट वाला स्प्रिंग मेरा यहां पर है, तो मेरा जो पहले वाले का इलोंगेशन इन AC कितना हो जाएगा मेरे पास? दैट विल बी 80 माइनस x सेंटीमीटर। और इलोंगेशन इन CB will be 60 minus 100 minus x, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 40 सेंटीमीटर। और अब इसकी इक्विलिब्रियम कंसीडर करो। यहां पर दो स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है मेरा, ठीक है। यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स हमारे पास आएगा वो आएगा k इंटू 80 माइनस एक्स, और वर्टिकल के साथ जो हमारा यहां पर एंगल बनेगा दोस्तों ध्यान देना, दैट विल बी 53 डिग्रीज। और यहां पर जो हमारे पास फोर्स आएगा दैट विल बी k डैश इंटू एक्स माइनस 40, और यहां पर जो वर्टिकल के साथ एंगल बनेगा दैट विल बी 37, और इसके अलावा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हमारा mg जो है वो mg लग रहा है ना। वर्टिकल पे तो mg बैलेंस हो जाएगा, वो m का वैल्यू क्या है वो देखने की मेरी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो देखने की मेरी कोई जरूरत नहीं है। बट हॉराइजेंटल बैलेंस तो केवल इन्हीं दोनों को करना पड़ेगा। सो व्हाट आई कैन राइट इज k dash x minus 40 into sin 37, that will be equals to k into 80 minus x into sine of 53 degrees. Now let's substitute the value of k dash over here. तो मेरे पास आ जाएगा k x बाई 100 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 40 इंटू 3/5 k इंटू 80 माइनस एक्स इंटू साइन 53, दैट इज 4/5। ये हमारे पास आने वाला है। नाउ k इज कट, k को तो मैंने यहां पर कट कर दूंगा, 5 इज ऑल्सो कट, तो मेरे पास आ जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 40, 4 इंटू 80 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स। ये हमारे पास आएगा इक्वेशन। एंड यहां पर इसको अगर मैं लिख लेता हूं थोड़ा, तो मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 120x इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 180x प्लस 8000। सबको इधर लेकर आ जाओ, सबको जो है वो यहां पर लेकर आ जाओ। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा मेरे पास कितना, -6
-720 प्लस 120 माइनस 600x प्लस 32000 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो दोस्तों, तो यहां पर अगर मैं x के लिए सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 600। अच्छा, प्लस में लिख नहीं रहा हूं क्योंकि x का वैल्यू जो भी होगा वो तो हमारा 100 से छोटा ही होने वाला है, माइनस अंडर रूट 360000 माइनस 128000 डिवाइडेड बाई 2। मेरे पास ये जो है वो आने वाला है, राइट। तो यहां से अगर हम ध्यान दें तो कितना आ जा रहा है मेरे पास 600। अच्छा, यहां पर अगर मैं 10 टू द पावर 4 यानी 100 बाहर कर लेता हूं तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 36 माइनस 12.8। 36 माइनस 12.8 तो मेरे पास हो जाएगा 23.2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, रूट ओवर 23.2 मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो यहां पर 23.2 तो 4 4 16 7 208 लगभग 4.8 आएगा। तो अगर हम ध्यान दें इसको हम 480 लिख देते हैं तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 600 माइनस 480 बाई 2 दैट विल बी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने पर ये आता है 59.17 सेंटीमीटर, ठीक है। खैर वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो मैं नहीं किया हूं, वो देख लेना एक बार। सो मेन कॉन्सेप्ट को समझो, यहां पर क्या है, इसको बस दो स्प्रिंग में हमने डिवाइड कर लिए हैं। उन दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हम लोग को एक दूसरे के टर्म्स में लिख डाले हैं, इलोंगेशंस लिखे और वहां से फिर हम गेम पे आगे बढ़ गए, ठीक है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक इलास्टिक कॉर्ड है, उसका नेग्लिजिबल इनिशियल लेंथ है, ठीक है। उसका दोनों एंड को मैंने स्ट्रेच करके दो जगह पर फिक्स किया, ए और बी पे। ए जो है उसका कोऑर्डिनेट है 0,2 और बी जो है उसका कोऑर्डिनेट है 0,-8। एवरीथिंग इज इन मीटर्स, ठीक है। नाउ पॉइंट ऑन द कॉर्ड एट ओरिजिन इज मार्क्ड विद द हेल्प ऑफ अ परमानेंट मार्कर, ठीक है। जो हमारा जो इसमें कॉर्ड है उसके ऊपर जो पॉइंट ओरिजिन पे कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट, उसको मैंने परमानेंट मार्कर से मार्क कर दिया। और फिर जो मैंने किया, एंड ए को मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी आई कैप के अलोंग मूव करवा रहा हूं, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। और जो बी एंड है उसको मैं कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन माइनस a0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जेकब से मूव करवा रहा हूं। तो मैंने ये देखा कोई एक इंस्टेंट पे जो मेरा पॉइंट सी है, वो पॉइंट सी मेरा कहां पर है, 4,-2 पर। तो सवाल यहां पर ये है, जो हमारा जो एक्सीलरेशन है a0 उसकी वैल्यू कितनी है। अच्छा, बिफोर यू प्रोसीड एनी फर्दर, मैंने यहां पर सबसे पहले इसको दो स्प्रिंग की तरह कंसीडर कर ले रहा हूं। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट सी और ये है मेरा पॉइंट बी, ठीक है। नाउ यहां पर एक चीज ध्यान देने का ट्राई करो। अगर मैं सीबी वाले पार्ट का ये के मानता हूं तो एसी वाले पार्ट का 4K होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, ध्यान दो, एज CB is equals to 4 times AC, that is the stretch only, net force on C will be definitely equals to 0। यानी C पर मैंने एक हाइपोथेटिकल जीरो मास का पार्टिकल मान लिया, मैंने C पर एक हाइपोथेटिकल जीरो मास का पार्टिकल मान लिया।
तो यहां पर k है और यहां पर 4k है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हम देख सकते हैं जो ये लेंस का रेशियो है वो यहां पे राइट नाउ है 4:1। नाउ ध्यान देना, एज फोर्स ऑन C is equals to 0 always, A dash C is to CB dash, that must be equals to 1:4 always। यानी कभी भी, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट 4:1 है, तो A का जो नया पोजीशन होगा वो नया पोजीशन में भी A और B के जो हमारा A डैश C इज टू C B डैश होने वाली है वो तो हमें 1:4 रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज C पॉइंट पर नेट फोर्स जो है वो हमारा डेफिनेटली 0 नहीं होने वाला है। नाउ कम टू द पॉइंट, जो A है उसको मैं पॉजिटिव के अलोंग 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करवा रहा हूं, तो y पे तो डेफिनेटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं जो मेरा पॉइंट होगा A डैश दैट विल बी 1:t, 2, यानी x डिस्प्लेसमेंट 1:t होगा और y तो हमारा हमेशा ही 2 रहेगा, और जो हमारा नया पोजीशन होगा B डैश वो मेरा कितना होने वाला है, दैट विल बी, x में तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है तो 0 ही रहने वाला है, और y के अलोंग अगर हम ध्यान दें इनिशियली -8 है तो इट विल बी -A0t²/2, ये हमारा b डैश का वैल्यू है, राइट। सो नाउ लेट्स सी, हमें जिस पोजीशन के रिगार्डिंग बातचीत किया है ये है मेरा दोनों स्प्रिंग्स, राइट। ये मेरा A डैश पोजीशन है, ये मेरा B डैश पोजीशन है, ये डेफिनेटली 4:1 अभी भी है, ये डेफिनेटली 4:1 अभी भी होना ही पड़ेगा, वरना C को हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 4, -2, ये वाला जो है दिस इज t, 2 एंड दिस पॉइंट इज 0, -8 + A0t²/2, ये हमारा आने वाला है, राइट। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गया, और अब मैं सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाला हूं, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा 4 होगा वो क्या होगा, 4 into this t plus 1 into 0 divided by 4 plus 1 that is equals to 5। तो हमारे पास सिंपली यहां से t का वैल्यू जो है वो आ गया 5 सेकेंड, यानी ये जो घटना है वो 5 सेकेंड बाद का सिनेरियो है, तो t will be definitely equals to 5 सेकेंड, और फिर बाकी यहां पर जो है -2 will be equals to 4 into 2 plus -8 A0t²/2 divided by 5, this into 1। तो मेरे पास जो आ जाएगा that will be equals to -10 will be equals to -A0t²/2। t का वैल्यू है 5 सेकेंड, तो मेरे पास A0 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट A0 विल बी 20/25, तो A0 विल बी इक्वल्स टू 0.8। तो इसका जो एक्सीलरेशन हो रहा है दैट इज इन द नेगेटिव जे कैप डायरेक्शन 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So the main interesting concept regarding this, whatever happens, जिस पॉइंट को हमने मार्क किए हैं
वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो दोनों एंड पॉइंट्स होंगे वो हमेशा ही हमारा 4:1 पे तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो ये भी पूछ सकता है जो t = 6 सेकेंड में कहां होगा बताओ। ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, ये वाला जो है वो मेरा कितना आ जाएगा 6,2, राइट। तो ये डेफिनेटली ये वाला पॉइंट तो हमारा 0 रहेगा ही रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो मैंने तुरंत निकाल दूंगा, x कोऑर्डिनेट जो है वो मैं तुरंत निकाल दूंगा। a0 जो है वो मुझे मिल गया है यहां से, तो ये वाला पॉइंट भी मुझे मिल जाएगा और वहां से मैंने जो मेरा पॉइंट C है उसका y कोऑर्डिनेट भी आसानी से निकाल दूंगा, राइट। तो दैट इज द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से ये चीज हमें ढंग से समझ में आ चुकी है। ओके दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के जो हमारा लोअर एंड है वहां पर एक इंसेक्ट है ऑफ मास m, ठीक है। वो इनिशियली इक्विलिब्रियम में लटक रखा था। जो k का वैल्यू है वो है दे रखा है mg/L0, जहां पे L0 जो है दैट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब यहां पर ऊपर एक बग है जिसको खाने के लिए इंसेक्ट जो है वो स्प्रिंग को पकड़ के ऊपर की दिशाओं में चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो सवाल ये है जो स्प्रिंग का टोटल लेंथ कितनी होगी जिस इंस्टेंट पे हमारा जो ये इंसेक्ट है वो जो इस बग से इनिशियल दूरी है उसका 1/4 दूरी पर पहुंच चुके हैं। नाउ दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, मैं एक चीज लिख सकता हूं एट इक्विलिब्रियम जो हमारा k इंटू x0 होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg। तो इनिशियल इलोंगेशन जो होगा दैट विल बी mg/k एंड ध्यान देना दैट विल बी इक्वल्स टू L0। जो हमारा इनिशियल इलोंगेशन होगी दैट विल बी इक्वल्स टू L0। तो ये नेचुरल लेंथ L0 है, उसके बाद इलोंगेशन L0 है। तो सिंपल सी बात ये है जो डिस्टेंस बिटवीन बग एंड इंसेक्ट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2L0। बग और इंसेक्ट के बीच में जो हमारा डिस्टेंस आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2L0। अब जो है वो यहां पर चढ़ते जा रहा है। तो जो मेरा फाइनल सिनेरियो होगा उसके बारे में अगर हम ध्यान दें तो ये मेरा स्प्रिंग है और ये वाला पॉइंट पे हमारा इंसेक्ट जो है वो पहुंच चुका है और ओरिजिनल डिस्टेंस का 1/4 बोला है, तो ये डिस्टेंस जो है दैट इज सिंपली L0/2। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, जैसे ही ये इंसेक्ट यहां पर पहुंच चुका है तुरंत में एक चीज तो बोल सकता हूं जो ओनली दिस पार्ट ऑफ स्प्रिंग इज एक्टिव। देखो, इसका नीचे वाला एंड जो है वो तो फ्री है, तो वहां पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यहां पर जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के पैर में कोई एक ग्लू जैसी चीज है जो कि वो यहां पे चिपक के रह पा रहा है। बेसिकली मकड़ी भी ले लो, ठीक है, कोई तरीके से ग्लू जैसे फोर्स है, बट इंसेक्ट उसके अपने नीचे वाले जो भी हमारा पार्ट ऑफ स्प्रिंग होगा उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाने वाला है। केवल और केवल जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ही हमारा एक्टिव होने वाली है। अच्छा, अब समस्या ये है जो L0/2 है वो तो हमारा इलोंगेटेड लेंथ है। तो मान लो जो पार्ट बचा हुआ है इसका जो नेचुरल लेंथ है, इसका जो हमारा नेचुरल लेंथ है दैट नेचुरल लेंथ मान लो है x, ठीक है, इसका नेचुरल लेंथ है x। तो इसका जो मेरा k' होंगे
that will be equals to KL naught upon X. ठीक है, अच्छा, एंड ऑब्वियसली बात है इसका हमारा इलोंगेशन कितनी होगी, ये वाले पार्ट पे जो हमारी इलोंगेशन होगी दैट विल बी इक्वल्स टू L नॉट बाई 2 माइनस एक्स। एंड ऑब्वियसली ये हमारा mg को बैलेंस करना चाहिए, मतलब मैं ये लिखूंगा जो k L नॉट बाई एक्स इंटू L नॉट बाई 2 माइनस एक्स, that must be equals to mg, and k L naught का value I know that is equals to mg, so what I can write is L naught by 2 minus x by x is equals to 1, तो x जो है that is simply coming out to be L naught by 4। इसका नेचुरल लेंथ जो था, यानी जितने पार्ट को स्ट्रेच करके अभी वो L नॉट बाई 2 पर पहुंचा है, दैट x इज सिंपली इक्वल्स टू L नॉट बाई 4। अच्छा, बाकी पार्ट ऑफ स्प्रिंग में तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, तो टोटल नेचुरल लेंथ क्योंकि हमारा L नॉट था, तो ये वाला जो पार्ट है इसका लेंथ मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं 3L नॉट बाई 4। सो यहां से मैं लिख सकता हूं जो टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है, total length of spring will be simply equals to जो हमारा elongated part का length है that is L naught by 2 plus जो हमारा natural length है, so that will be equals to 5 L naught by 4, so that will give me the total length of the spring। तो दोस्तों, स्प्रिंग के ऊपर हमने अच्छा खासा एनालिसिस किए, मेरे ख्याल से हमें ढंग से समझ में आ चुका है जो स्प्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्प्रिंग के ऊपर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे एक बेसिक आइडिया तो यहां पर आते हुए हमारा डेफिनेटली लग चुका है। ओके।